Hello everyone. Today we'll be solving some questions based on some basic concepts of chemistry. So without wasting time, let us solve some questions. So starting with the first question, 16 grams of oxygen has same number of molecules as in. ठीक है, तो बेसिकली ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि उसमें कितने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. पहला ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सेकंड ऑप्शन 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, देन 14 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन और 1 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन दैट इज़ H2. तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड है मोल कॉन्सेप्ट में. आपको पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट. अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही ईजी है मोल कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में आपको बता देते हैं, फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अब आपने एटॉमिक मास तो सबका पढ़ा ही होगा. ठीक है, जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास को हम यू लगा कर लिखते हैं ना, ऐसे जैसे अब हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास जो होता है आपका वो हम 1U लेते हैं. ठीक है, मतलब लगभग मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ. ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए हम जो है वो आपका 4 ले लेते हैं, 4U. ठीक है, वैसे ऑक्सीजन के लिए हम ले लेते हैं आपका 16. ठीक है, U. और आपका क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हम बात कर रहे हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर ले रहे हैं. नाइट्रोजन के लिए हम ले रहे हैं आपका 14U. ठीक है, तो बेसिकली आपने करना क्या है, आप यहाँ पर जो है जस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं. तो आपके एटॉमिक मासेस दिए होते हैं. ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअल में उसका लगभग डबल ही होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के. क्योंकि हाइड्रोजन में बेसिकली हम डबल क्यों करते हैं, डबल इसलिए करते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर ही होते हैं. ठीक है, लगभग जैसे अब हाइड्रोजन में तो नंबर ऑफ़ जो आपका प्रोटॉन एक ही होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए इसमें डबल नहीं होता. बाकी हीलियम में भी अगर 2 प्रोटॉन हैं तो 2 ही न्यूट्रॉन है, तो दोनों को मिलाकर टोटल 4 बन जाता है. ऑक्सीजन में अगर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो साथ के साथ 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो लगभग उसमें भी डबल हो जाता है. नाइट्रोजन के लिए 14U हम ले लेते हैं, लाइक दैट. तो कहने का मतलब है कि मोल कॉन्सेप्ट में जब आप किस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जो भी एटॉमिक मास है उसका आपको क्या लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है. क्या लिखना है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट. अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएगा कि इस U को हटा के आपको G लगा देना है, मतलब ग्राम लगा देना है. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट लिख दूं तो दैट इज़ 1 ग्राम. ठीक है, तो 1 ग्राम क्या है, ये 1 ग्राम जो है आपका, ये आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर. अब आपको बताते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है. एवोगैड्रो नंबर आप Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, इसके बराबर आपको क्या मिल जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे. अगर जो चीज़ आप लेकर चल रहे हो वो एटॉमिक है, या फिर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे अगर जो आप चीज़ लेकर चल रहे हो वो मॉलिक्यूलर है. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन आप लेते हैं सिंपल तो आप क्या लिखेंगे, 1 ग्राम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बोल देंगे आप. ठीक है, बट अगर आप H2 लिख रहे हो तो वहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स बोल दोगे. ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे निकाल लेंगे. तो यहाँ पर तो चलिए मैं सिर्फ सिंपल H लेकर चल रहा हूँ, तो यानी ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो आप इतना एटम्स लिख लेंगे. तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. अगर कोई चीज़ आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो आयंस भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया. अब कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ.
मुझे क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट लगाने के लिए मुझे ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, किसका, एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास या आप बोल सकते हो लगभग जो आपका एटॉमिक मास आता है, लगभग आपने देख लेना है। जैसे अब मुझे सबसे पहले तो कार्बन या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है। तो कार्बन के लिए मैं कितना यूज़ कर लेता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका जो आपका एटॉमिक मास में निकालूंगा लगभग मैं डबल ही लेता हूँ। तो कार्बन के लिए 12, साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन के लिए हम 16 यूज़ करते हैं। तो किसके इक्वल हुआ, 48 ग्राम्स। कितने हो गए ये, 48 ग्राम्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें इनमें से वो दो चीज़ें बतानी है जिनमें सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हुए, यानी मुझे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हर एक के केस में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर एक के केस में मैं निकालने जा रहा हूँ। पहले मैं जा रहा हूँ फर्स्ट केस में निकालने, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट केस में। तो अब 48 ग्राम में कितने, 48 ग्राम में आपको पता है 48 ग्राम मतलब ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 48 ग्राम में हमें 6.022 इंटू 10⁻23 जो है आपके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूल है एक तरह से आपका। ठीक है, तो आपको 16 ग्राम में निकालना है। तो 16 ग्राम में कितने होंगे, कि सबसे पहले 1 ग्राम में आप निकाल लीजिए, आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 48 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम में, अब देखिए मैं इसको बार बार ना लिखते हुए मैं इसको सिंपल Na ही लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि फिर बार बार बहुत ही बड़ा नंबर है, इसको बार बार लिखने की बजाय मैंने Na एवोगैड्रो नंबर Na से ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 48, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके। फिर आपका हम करते हैं सॉल्व फॉर द 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 16 ग्राम में हो जाएंगे Na/48 इंटू 16। तो ये हो गया 16 1 जा 16, 16 3 जा। ठीक है, तो मतलब आपका एवोगैड्रो नंबर का 1/3, एवोगैड्रो नंबर का 1/3 किस में आएगा, Na/3। ये तो आ गया आपके फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब सेकंड वाला केस को लेकर चलते हैं। तो सेकंड केस क्या है, 28 ग्राम ऑफ N2 यानी डाई नाइट्रोजन का कितना यूज़ किया हमने, 28 ग्राम। तो अब बी पार्ट के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ। देखिए 28 ग्राम, तो पहले N2 के लिए मुझे क्या सॉल्व करना है, पहले मैं N2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए नाइट्रोजन के लिए तो हम यूज़ कर रहे हैं 14 ना, तो 14 और 2 नाइट्रोजन है तो इंटू 2, तो किसके इक्वल आ गया आपका 28 ग्राम। ठीक है, तो अब ये 28 ग्राम क्या बना दिया हमने, ग्राम इक्वलेंट लिख दिया। ये 28 ग्राम किसके इक्वल होगा, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा कि इतने तो इसमें क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इतने तो मॉलिक्यूल्स हमने लिख दिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, Na के बराबर ही आ गया यहाँ पर आंसर आपका। सो पहले वाले केस में तो Na/3 बन रहा है। ठीक है, सेकंड वाले केस में आपका एवोगैड्रो नंबर ही आ रहा है। ठीक है, 28 में। अब 14 में निकालना हो तो 14 ग्राम्स में कितना आ जाएगा, 14 ग्राम इसका जस्ट हाफ है, तो आप बोल सकते हो कि Na/2 हो गए, वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का आधा हो जाएगा। 14 ग्राम्स में Na/2 हो गए। अब चलते हैं आपका डी केस, डी में 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम H2, तो सबसे पहले H2 के लिए हम निकाल लेते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन 2 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितना बन गया, 2 ग्राम बन गया। ठीक है, तो 2 ग्राम में अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज़ Na, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में इसका आधा यानी Na/2। तो अब पूछा जा रहा है कि सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस में है, तो इसमें तो Na/3 है, इसमें Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, इसमें Na/2। तो C और D जो है ये आपका आंसर है। यहाँ पर C और D में आपके दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज C and D ऑफ। सो नाउ कम्स आवर सेकंड क्वेश्चन।
that is the number of significant figures in the number 1.065. 1.065 में significant figures कितनी हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि ये अकेला टॉपिक एक ऐसा है जो टॉपिक आपका फिज़िक्स में भी आता है और ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी आता है। तो अगर एक आपने पढ़ लिया तो आपका 2 सब्जेक्ट के लिए चीज़ तैयार होगी, तो कितनी अच्छी बात है, देख लीजिए। ऐसे आपके काफ़ी टॉपिक्स आएंगे फिज़िक्स केमिस्ट्री में आगे भी जो दोनों में आते हैं। जैसे एक चैप्टर तो रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स जो दोनों में ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स को इतना अच्छे से करो कि ताकि वो फिज़िक्स में भी आ जाए तो उसमें भी आप नंबर स्कोर कर पाओ, और केमिस्ट्री में आ जाए तो उसमें भी आप नंबर स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक तरह से ये टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं एक नंबर में, जिसमें कि हम आखिरी डिजिट को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हो अनसर्टेन होती है, तो उसको हम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि आपका जितने जो नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर्स आएंगी तो उसमें उनका सिग्निफिकेंस क्या आएगा, ठीक है। इसको इन नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये सेट ऑफ रूल्स आपको याद हैं, जैसे मैथ्स में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हम एक सेट ऑफ रूल लगाते हैं कि अच्छा ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये स्टेप हमने फॉलो करने हैं और ये फॉलो करते हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में सेट ऑफ रूल हैं। कितने हैं? सिर्फ 4, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 रूल आपको याद करने हैं। तो पहले रूल के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट एज वेल एज ज़ीरो जो कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। पहला रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो या फिर और ज़ीरो, या तो आपका ज़ीरो है नंबर या ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो नंबर है। ये कहाँ पर आता है? बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट। किसके बीच में? बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जितने भी ज़ीरो या फिर नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे? आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। जैसे इस केस के लिए एग्जाम्पल पहले रूल के लिए है 576। अगर नंबर दे दिया जाए आपको 576, तो सीधी सी बात है, अब आपके कोई भी 2 नॉन ज़ीरो नंबर हैं, 5 और 6 नॉन ज़ीरो है, तो इसके बीच में आने वाला चाहे ज़ीरो नंबर है चाहे ज़ीरो के अलावा और कोई भी नंबर है। अब 7 आ रहा है यहाँ, तो ये तो नॉन ज़ीरो हो गया। तो कहने का मतलब सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें 3 हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 0.48 की। 0.48, तो 0.48 आपने किस में देखने हैं? अब आपने नॉन ज़ीरो या ज़ीरो जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आए। अब नॉन ज़ीरो डिजिट, ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये तो मैं डिजिट नहीं लेकर चलूँगा, तो यही हैं आपके नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 बने आपके, ठीक है। वैसे मैं बात कर लेता हूँ 5004। ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है इस रूल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो और ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और 2 नॉन ज़ीरो के बीच में चाहे बीच में ज़ीरो आ रहे हैं चाहे नॉन ज़ीरो नंबर आ रहे हैं, तो इनके बीच में आने वाले सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यानी 1 2 3 4 यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए आपके 4। वैसे ही अगर मैं नंबर दे देता हूँ आपको 2.05, तो 2.05 में अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, तो देखिए 2 और 5 नॉन ज़ीरो हो गया। नॉन ज़ीरो के बीच में आने वाला चाहे ज़ीरो है चाहे नॉन ज़ीरो, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं आपका रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब तो सेकंड रूल के पास चलते हैं। सेकंड रूल हमें कहता है कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ नंबर आर
नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा जीरो जो कि आपका नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आएगा वो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जो डेसिमल नंबर है आपका वो जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, तो कैसे, ज़ीरो कौन से ज़ीरो, 0 2 लेफ्ट ऑफ। ठीक है, अभी तो स्टेटमेंट समझिए, अगर स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है तो एग्जाम्पल जब आएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। 0 to the लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डेसिमल digits in a number are not significant। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें चाहे हम कोई डेसिमल नंबर ले लें चाहे सिंपल नंबर ले लें, दोनों के दोनों में ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कैसे, जैसे कि देखिए ज़रा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मैंने लिख दिया 0.05, तो हमने कहा है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढनी है, पहला एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि ज़ीरो ना हो। तो पहला ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो ना हो वो तो ये है, इससे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो यानी इससे पहले के जितने भी ज़ीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर एक ही आया। ये सिंपल भाषा में कहा जाए जैसे 0025 मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो इसमें नॉन ज़ीरो आपके यही आ रहे हैं, ये पहले वाले ज़ीरो तो वैसे भी काउंट नहीं होते, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। ठीक है, वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ 0.0045। तो इसमें आपने देखा होगा कि आपके जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहला देखना है आपने, पहला, इसमें भी पहला देखा, तो पहले के अगर पहले कोई ज़ीरो आ रहे हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो यहाँ भी अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से रूल 2 भी आपने समझ लिया। अब तीसरा और चौथा रूल बच गया, तो चलिए रूल 3 की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है, देखिए थर्ड रूल हमें कहता है इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरो बट दीज ज़ीरोज़ आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। यानी एक नंबर, अगर नंबर आपका ख़त्म होगा किसके साथ, नंबर एंड विद ज़ीरो। ठीक है, नंबर एंड विद ज़ीरो, ज़ीरो के साथ तो ख़त्म हो रहा है, बट ये ज़ीरो कहाँ पर आ रहे हैं, ये ज़ीरो आपके राइट साइड में आ रहे हैं। किसके राइट साइड में आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के। नंबर एंड विद ज़ीरो बट ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऐसे ज़ीरो जो कि नंबर ख़त्म होने के बाद में आते हैं, बट वो जो ज़ीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट में लाई करता है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए एग्जांपल देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैंने दिया आपको 5.0, तो ध्यान दीजिएगा 5.0 में अब ये नंबर 5 तो ख़त्म हो चुका है और ज़ीरो नंबर के लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या ये ज़ीरो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, तो बिल्कुल ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, तो ये भी काउंट होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, अगर इसका आप एग्जांपल लेना मैथ के साथ, तो देखो मैथ में आप 5.0 को और 5.00 को आप एक ही लिखते हैं, आप बोलते हैं हमारा आंसर तो 5 ही है, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आप बोलेंगे कि 5.0 अलग है, 5.00 अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 2 हैं और इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों नंबर अलग हैं। कैसे,
हाउ दे डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मतलब एक एग्जांपल और, वो है आपका 2.50। अब 2.50 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको निकालने हों तो नंबर ख़त्म हो रहा है ज़ीरो के साथ और ये ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड आ रहा है, तो तीनों को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ गए। ठीक है, वैसे ही अगर आपको एक, मैं थोड़ा सा ट्रिकी आपको देता हूँ जिसमें 2 रूल्स का यूज़ हो, तो एक आपको दिया जाएगा 0.0200। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो इसमें रूल 2 का भी यूज़ हो रहा है, रूल 3 का भी यूज़ हो रहा है। रूल 2 का किस तरह से यूज़ हो रहा है कि ये जो है आपका पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इससे पहले आने वाले ज़ीरो तो काउंट होंगे नहीं, और जो ज़ीरो इसके नंबर के लास्ट में आ रहे हैं बट वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, तो सिर्फ वही काउंट होंगे। ठीक है, ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि इस नॉन ज़ीरो नंबर से पहले आ रहा है। हमें तो ऐसे ज़ीरो चाहिए जो कि एंड करें, नंबर के एंड में आए। तो यानी 1 2 3 यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ गए। इसमें दोनों रूल्स का यूज़ किया हमने, रूल 2 का भी यूज़ हो गया और रूल 3 का भी यूज़ हो गया। ठीक है, अब ऐसे आपका लास्ट रह गया रूल नंबर 4। ठीक है, बट आपको मैंने ऐसा कोई नंबर नहीं बताया कि जिसमें डेसिमल पॉइंट ना आए और फिर भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो है, तो उस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। ठीक है, अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, अगर मैं नंबर जो है वो ले रहा हूँ आपका 10,500। अगर मैं 10,500 ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान रखिए इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द रूल नंबर 3 हियर। हालांकि ज़ीरो नंबर के एंड में आ रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यही डिफाइन करता है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, वो 3 के जैसे ही है, बट 3 में डेसिमल पॉइंट आएगा और इसमें आपके नंबर में देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो आपने कहा कि इफ़ नंबर एंड विद ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए नंबर आपका ज़ीरो के साथ एंड तो हो रहा है, बट ज़ीरो यहाँ पर जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है, बट ज़ीरो नॉट ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। सो तो क्या होगा आपका, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो दीज ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब कैसे हम समझे कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो देखिए अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं आपके, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे नंबर्स को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है आपकी, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप बोल सकते हो इसको। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से लिखते हैं, ध्यान रखिए कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते टाइम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो नंबर का यूज़ करेंगे। यानी अब यहाँ पर पहला नंबर आपका नॉन ज़ीरो नंबर 1 आ रहा है, तो यही नंबर आपका डेसिमल पॉइंट से पहले लिखा जाएगा और ये बाकी सारे के सारे नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे 10,500 को लिखना है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो 1.05 इंटू 10⁴। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करके देखो तो 10⁴ से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 4 बार आगे चला जाएगा, आगे लेकर जाओगे सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बता दिया कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा और बाकी सारे नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद लगा देंगे। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ, जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूँगा तो देखिए 10⁴ को हम नहीं गिनते,
ठीक है, मुझे सिर्फ इस नंबर को देखना है। तो इस नंबर में मैंने जब देखा तो मैंने नंबर इस तरह से लिख दिया, तो अभी डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है और दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बट अगर मैं इस नंबर को लिख दूं ऐसे 1.050 इंटू 10⁴, तो उस टाइम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? तो उसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके, अब ये जो ज़ीरो है नंबर के लास्ट में तो आ रहा है, बट ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए। हालांकि इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर दोबारा से यही आएगा, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, और अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1.0500, 2 ज़ीरो अगर मैं लगा दूं, ऐसे लिख दूं, तो अगेन क्या हो जाएगा? अगेन अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो जाएंगे। ठीक है, और सॉल्व करके देखें इसको, आंसर तो यही बनेगा, आपका यही नंबर है, बट इस नंबर को लिखने के तरीके 3 हैं आपके, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपके देखिए बढ़ गए। तो दीज ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो इस रूल का मीनिंग ये बनता है। ठीक है, तो अब इन रूल्स को अगर आप लगाएं, तो रूल्स को लगाकर अगर आप 1.065 में निकालना चाहेंगे, तो ये ज़ीरो जो है ये दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे नंबर काउंट होंगे आपके 1 2 3 4। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सो नाउ कम्स योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड इन 32.7 ग्राम्स ऑफ जिंक? तो अगेन दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड था, वैसे थर्ड क्वेश्चन अगेन आपका मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो देखिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स क्या करते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं 32.7 ग्राम ऑफ जिंक में। तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में क्या देखना है आपने, देखिए जिंक का आपको मैं एटॉमिक मास बता देता हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक मास वैसे तो मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 65.38 एटॉमिक मास यूनिट, और इस यू को हम यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जिंक का आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो अभी मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या सिखाया? मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपका अगर आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट लिख लें, इस u को हटा दें, इसकी जगह आपने g लगा दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को 1 मोल बोलोगे आप, किसका? जिंक का। या फिर इस 1 मोल में कितने नंबर ऑफ आपके एटम्स आएंगे? अब यहाँ पे एटम क्यों लेंगे? क्योंकि जिंक जो है वो एटॉमिक स्टेट में, यहाँ पे सिर्फ Zn लिखा हुआ है, इसके आगे कहीं 2 नहीं लगा रखा, कहीं 3 नहीं लगा रखा, तो इसमें इतने जो हैं आपके एटम्स हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो हमने कहाँ पर यूज़ की थी? ये वाली और ये वाली, ये डेफिनेशन हमने यूज़ की थी आपका फर्स्ट क्वेश्चन में, बट यहाँ पर आपको सीधा नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो हम सिर्फ इतना ही पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यूज़ करना है हमें थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो अगर 65.38 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 32.7 ग्राम ऑफ जिंक कितने मोल के बराबर होगा? तो यानी अगर यूनिटरी मेथड लगाते हैं, कौन सा मेथड? यूनिटरी। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है हमारे पास, यूनिटरी मेथड है, इसका बहुत यूज़ आता है। क्या मेथड है? देखिए 65.38 ग्राम में अगर 1 मोल है, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 ग्राम में जो है आपका 1/65.38 मोल हो जाएंगे। फिर बात हम कर लेते हैं कि अगर 1 ग्राम में इतने मोल हैं तो 32.7 ग्राम में कितने होंगे? तो 32.7 ग्राम में जो है 1/65.38 इंटू 32.7 हो जाएंगे। तो इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो लगभग आपका क्या बन जाएगा? लगभग 32.7 का अगर आप दुगना कर दें ना,
तो लगभग 7 टू ज़ा 14, 2 टू ज़ा 4 15 और 3 टू ज़ा 6, तो अप्रॉक्सीमेटली यही तो आ गया। देखिए 0.38 मतलब 0.4, अप्रॉक्सीमेटली ये इसका डबल ही तो है। तो 1/2 क्या बन जाएगा आपका 0. आपको 5 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 0.5। सो 0.500 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। So how many moles of atoms are contained in 32.7 grams of zinc? That is 0.500, or you can say half a mole. So now comes our fourth question. Which of the following terms are unitless? अब इनमें से कौन सी टर्म यूनिट लेस है? तो यानी कहने का मतलब है कि हमको यूनिट निकालनी है इन सभी की। तो यूनिट तभी निकलेगी अगर मुझे इन टर्म्स के बारे में पता होगा। मोलैलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है एंड मास परसेंट है क्या चीज़ें। सो आपको बता दिया जाए ये सभी हैं कंसंट्रेशन। दीज आर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कि आपको अगर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को निकालना है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है कि मतलब उसमें एक चीज़ सॉल्यूट होती है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है कम अमाउंट में और सॉल्वेंट ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा अमाउंट में होती है। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं सॉल्यूशन का, जैसे आपने NaCl सॉल्यूशन बनाया। NaCl सॉल्यूशन आम भाषा में कहा जाए तो नमकीन पानी बनाया आपने, तो उसमें आपने पानी में क्या डाल दिया, वाटर में आपने नमक डाला। अब मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूं कि आप ज़रा सॉल्ट वाटर बनाकर दिखाइए। सॉल्ट वाटर मीन्स NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी हम बोलते हैं। तो अब कोई बच्चा जब नमकीन पानी बनाएगा, मे बी कोई बच्चा 1 स्पून डाले उसमें, ठीक है, और कोई, क्योंकि मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि बस आप नमकीन पानी बनाइए। अब कोई बच्चा उसमें 2 चम्मच डालकर भी बना सकता है सेम, उसको भी तो आप NaCl सॉल्यूशन ही बोलेंगे। तो अब इन दोनों जो पानी बने हैं नमकीन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में है कंसंट्रेशन का फ़र्क। कंसंट्रेशन मतलब पानी में कितना नमक है। जो पहला गिलास बनेगा पानी का या पहले जो बनाया उसमें 1 चम्मच है, और जो बाद में हमने बनाया उसमें 2 चम्मच हैं। तो ये दोनों किस चीज़ में डिफ़र कर रहे हैं? दोनों डिफ़र कर रहे हैं कि कितना नमक डाला गया पानी में, ठीक है। तो यही तो है, इट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? दोनों की कंसंट्रेशन अलग होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की अलग होगी। अब इसी कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इतने सारे ये सारे के सारे तरीके हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। तो एक एक करके मैं बात करता हूँ। अब जब मैं बात करूँगा मोलैलिटी की, तो मैं मोलैलिटी और मोलैरिटी साथ में ही आपको सिखा दूँगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे वे ऑफ एक्सप्रेशन हैं और भी सारे, बट अभी फ़िलहाल इस MCQ में इतने ही आए हैं, तो इतने ही बताते हैं आपको पहले। अब देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैलिटी क्या होता है, पहले स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी के साथ। मोलैलिटी क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए अभी हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि मोल क्या है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट आप डाल रहे हैं किस में, इन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो नीचे kg में जो है आप सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, और ऊपर उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्यूट के लिए हैं। तो इसको जब आप निकालेंगे तो आपको मोलैलिटी मिल जाएगा। अब आपने ये समझ लिया क्या चीज़ है, तो अब आप इसकी यूनिट भी निकाल दीजिए। अब देखिए जब हम मोल निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वो जस्ट एक नंबर होता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल है वो बस एक नंबर है आपका, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, आप बोल सकते हो कि मोल हो गई, ठीक है। सो मोल के लिए हम मोल लिख देते हैं, MOL लिख दिया मैंने यहाँ पे यूनिट, ठीक है। और नीचे क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो मोल पर kg क्या बन गई, आपकी यूनिट बन गई मोलैलिटी की। और मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में हम ऊपर यूज़ करते हैं अगेन नंबर ऑफ मोल्स ही यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट नीचे जो है वो हम वॉल्यूम लेते हैं अब सॉल्यूशन का, ठीक है। और अगर वॉल्यूम लूँ मैं सॉल्यूशन की,
तो वहाँ पर जो है मैं लेता हूँ इन लीटर, इसमें लीटर में लिया जाता है। यानी 1 लीटर पूरे सॉल्यूशन का 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड हैं। तो ये इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में। अब मैं फटाफट इसकी यूनिट भी लिख देता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं तो ऊपर मोल आएगा, नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रही है लीटर में तो नीचे लीटर आएगा। तो मोल पर लीटर मोलैरिटी हो गया, मोल पर केजी मोलैलिटी हो गया। तो क्या ये दोनों यूनिट लेस क्वांटिटीज़ हैं? नहीं, ये दोनों तो नहीं है, इनकी तो यूनिट आ रही है, ठीक है। और इसको याद रखने का ये तरीका है, देखो दोनों में MOL MOL आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ही आएंगे। अब इस वाले टर्म में R नहीं आता, तो इसमें जस्ट नीचे मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं हम केजी में, इसमें R आ रहा है, ठीक है। R आना का मतलब है कि नीचे वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन का लीटर में। जस्ट याद करने का एक मेथड है जिसको आप देखकर याद करके चल सकते हैं। अगर आपको इन दोनों को और अच्छे से समझना है तो इनको समझाने के लिए देखिए मैं ये बोल देता हूँ कि जब मोलैलिटी हम लेते हैं, अगर मैं NaCl सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मोलैलिटी लूँगा तो ऊपर तो मैं NaCl के नंबर ऑफ़ मोल्स लूँगा, ठीक है, ऊपर मैं NaCl के मोल्स लूँगा क्योंकि यहाँ पर NaCl सॉल्यूट है, और नीचे मैं 1 केजी लूँगा वाटर का, ठीक है, क्योंकि नीचे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो 1 किलो पानी में कितने NaCl के मोल आपने डाले हैं, दैट इज़ द मोलैलिटी, ठीक है। और इसी चीज़ को मोलैरिटी के लिए समझना हो तो मोलैरिटी में अब मैंने 1 लीटर लिया किसका, NaCl सॉल्यूशन का, ठीक है, कि NaCl जो है वो सॉल्यूशन आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन। यहाँ तो आपने खाली 1 किलो पानी लिया, उस 1 किलो पानी में आपने कितने NaCl डाले थे, वो था मोलैलिटी। बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन गया, घोलने के बाद जो बना वो बन गया सॉल्यूशन, नमकीन पानी। वो नमकीन पानी यहाँ पर आपने 1 लीटर लिया और उस 1 लीटर नमकीन पानी में आपने देखा कि कितने मोल्स हैं यहाँ पर NaCl के, यानी सॉल्यूट के, तो वो आपको बताएगा मोलैरिटी। सो दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। अब इतना बताने के बाद मैं आता हूँ मोल फ्रैक्शन पे। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन होता है आपका, ऊपर आप लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसी के भी लेकर चल सकते हैं। अभी जो मोल फ्रैक्शन होता है ये सॉल्यूट के लिए भी निकलता है, सॉल्वेंट के लिए भी निकलता है। तो अगर सॉल्यूट के लिए निकालना है तो सॉल्यूट के लिए ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे आप, अगर सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, और नीचे आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, मतलब नीचे सॉल्यूट के भी लेने हैं और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लेकर उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला बन जाता है अगर सॉल्यूट के टर्म में निकालना है। अगर सॉल्वेंट के टर्म में निकालना है तो यहाँ पर सॉल्यूट की जगह पे सॉल्वेंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर भी क्या आ रहा है, अगर इसकी यूनिट निकाली जाए तो ऊपर भी मोल आ रहा है और नीचे भी मोल आ रहा है। तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसल, सो ये क्या हो गया, इट्स अ यूनिटलेस टर्म हो गई आपकी, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब डी भी चेक कर लेते हैं। डी क्या है, डी इज़ द मास परसेंट। डी क्या है, इट इज़ द मास परसेंट। अब अगर मैं मास परसेंट की बात करता हूँ तो मास परसेंट क्या होता है कि ऊपर इसमें आप मास ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं, नीचे आप जो है मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्या ले लिया आपने, मास ऑफ सॉल्यूट लिया और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिया। अब इसमें आपने बोला इट इज़ कॉल्ड मास परसेंट, बट ये तो हमारा फ्रैक्शन आया है, अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें सो इट विल ऑल्सो बिकम मास परसेंट। तो फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट किस में, केजी में लेंगे, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन किस में, अगेन केजी में आपने लिया। तो ऊपर वाले को भी केजी में, नीचे वाले को भी केजी में, तो केजी बाय केजी अगेन कैंसिल हो गया। तो ये भी क्या आ गया, ये भी एक यूनिटलेस जो है, ये भी आपका यूनिटलेस जो है क्वांटिटी आ गई। तो यानी बोथ ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट है। सो नाउ कम्स आवर फिफ्थ क्वेश्चन, what will be the molality of the solution containing
18.25 grams of HCl gas in 500 grams of water। अभी 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 इससे पहले मैंने आपको मोलैलिटी को डिफ़ाइन करके बताया। सो यहाँ पर अब मैं मोलैलिटी निकाल कर आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए मोलैलिटी होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें मोलैलिटी निकालना है। देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला जो पीछे बताया आपको, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्यूट के। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है HCl गैस, क्योंकि HCl गैस को हम पानी में डाल रहे हैं, तो पानी यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया आपका, HCl गैस हो गया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपको पहले तो सॉल्यूट के निकालने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा एक स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में आपको इसको किससे डिवाइड करना है, नीचे आपको लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किस में लेना है, बट ये लेना है आपको केजी में। तो ये दोनों चीज़ें मैं निकालता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ, और मोलैलिटी जो है आपका फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड, मतलब इसकी यूनिट फिर मैं लिख दूंगा, दैट इज़ मोल पर केजी। और मोल पर केजी को आप स्मॉल m भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देख लिया जाए कि स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल m जो है वो हम मोलैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो बीच में इन्होंने कहीं पे गलती से कैपिटल M भी दे दिया है, तो कैपिटल M देखते ही आपने क्रॉस मार देना है, क्योंकि कैपिटल M क्या है, कैपिटल M जो है वो हम मोलैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कैपिटल M हम मोलैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो इतना करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, अब निकाल लेते हैं। अब निकालने के लिए देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ़ मोल्स का एक फार्मूला होता है, अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है दैट इज़ गिवन मास, तो आप जल्दी निकाल पाएंगे इसको, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या है, ये मोलर मास कुछ नहीं है, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास का ग्राम इक्विवेलेंट, उसी को मोलर मास आप बोलेंगे। ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास। अब ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है, तो फार्मूला मैं फार्मूले से भी निकाल कर बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अगर फार्मूला आपको याद ना हो तब किस तरह से निकालेंगे, तब यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले HCl का तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ। हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं 35.5, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया 36.6। ठीक है, ये तो U में लिखेंगे आप, यानी एटॉमिक मास यूनिट्स या यूनिफाइड मास में आपने लिखा। अब इसको आपने ग्राम बनाना है, अगर U को हटा दिया आपने ग्राम लगा दिया, तो इसी को आप क्या बोल दोगे, इसी को आप मोल, इसको ही आप एक मोल बोलोगे। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि ये जो है आपका जो 36.6 ग्राम आपने निकाला है, इट इज़ कॉल्ड योर मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया आपका 36.6 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। 3.25 आपका ग्राम में दिया हुआ है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये मोल में आंसर आ गया, ये 1 जा, ये चला गया आपका 2 जा, तो ये बन जाता है आपका 0.5 मोल आ गया। कितना आ गया 0.5 मोल आ गया। तो अब 0.5 मोल तो हमने निकाल लिया। तो अब अगर आपको मान लीजिए ये ऐसे नहीं आता आपको मोल निकालने, ये फार्मूला नहीं याद आपको, आप चाहते हैं कि मैं आपको उसी मेथड से बताऊं जैसे हमने ऊपर निकाला था, यानी यूनिटरी मेथड से, ऊपर जहां मोल कॉन्सेप्ट में लगाया था ना हमने, उसी से लगाना चाहते हो तो इतना तो देखिए आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास तो निकालना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि जो आपका 36.6 ग्राम जो है वो आपका 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम होगा 1/36.6 मोल के बराबर। तो फिर आपका उसके बाद हमने निकालना 18.25 ग्राम्स के लिए हमने निकालना है, तो 18.25 ग्राम में कितने मोल होंगे, सो दैट इज़ इक्वल टू 1/36.6 इंटू 18.25 मोल। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो यहाँ भी सेम आंसर आएगा, दिस 1 जा एंड इट इज़ 2 जा।
तो लगभग लगभग आपका 0.5 मोल जो है वो आंसर यहाँ भी आपका बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या बन गया आपका 0.5 मोल। तो कहने का मीनिंग है चाहे यूनिटरी मेथड लगा लीजिए अगर आपको ये अच्छा लगता है, और अगर ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो भी अच्छी बात है। तो इतना निकालने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं ऊपर, तो मैंने लिखे ऊपर 0.5। ठीक है, इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है मुझे केजी में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो क्या है कि 500 ग्राम जो है वो आपको मास दिया है सॉल्वेंट का, बट आपको केजी में निकालना है। तो ग्राम को पहले केजी में चेंज कर लीजिए। अगर ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे तो किस तरह से, देखिए ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ीरो बच गई, तो ये बन गया 0.5 दैट इज़ केजी। 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो 0.5 केजी। ऊपर आ गया मोल, नीचे आ गया केजी, तो मोल पर केजी मोलैलिटी बन गया, इससे ये कट गया, तो यानी 1 मोल पर केजी आ गया, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप 1 स्मॉल एम भी लिख देते हो। तो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन हियर।